हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, मैं थोड़ा लेट वीडियोज़ ला रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करें, लेकिन क्या करूँ, थोड़ी बिज़ी रह जाती हूँ, इस वजह से समय पे नहीं ला पा रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज हम शुरू करने वाले हैं डचेस इनवेंट का 12th चैप्टर। विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की स्टोरी। स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जब दृश्य एक भव्य कक्ष कुलीनों की गुप्त बैठक से होती है, जहाँ मार्किस विन ब्लेयर कहता है, किसने सोचा होगा, क्या हो, कोई शाही परिवार का सदस्य इतना नीचे गिर सकता है कि एक तुच्छ भाड़े के सैनिक के साथ हाथ मिला ले। आगे ड्यूक बैरिंगटन कहता है, शायद इसीलिए क्योंकि दोनों ही प्रकृति एक जैसी है, क्रूर, निर्दयी और सत्ता की भूखी। तब मार्क्विस टोलेन कहता है, डिमार्कस डुब्रेन ने अपना अधिकांश जीवन युद्ध भूमि में बिताया है। नाम के लिए वह शाही है, लेकिन शिष्टाचार और गरिमा से उसका कोई परिचय नहीं है। तभी ड्यूक बैरिंगटन कहता है, और यही कारण है कि साम्राज्य को एक नए सम्राट की आवश्यकता है। तक डिमार्कस सिंहासन पर बैठा है, अमेरिकी कुलीन वर्ग का पतन जारी रहेगा। आगे मार्क्विस विन ब्लेयर कहता है, फिलहाल हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी। बेहतर होगा कि छोटे कुलीन परिवारों को आगे बढ़ने दिया जाए। हमारे 4 नहीं 3 प्रमुख घरानों का सीधे शामिल होना भविष्य में भारी पड़ सकती है। तब मार्क्विस टोलिन कहता है, तो उस नौ धनी परिवार का क्या, काउंट कैनियन का घराना। ड्यूक बैरिंगटन मुस्कुराते हुए कहते हैं, आह वह परिवार। संयोग देखिए, काउंट की बेटी उस नीच भाड़े के सैनिक रिसस को सौंप दी गई। तब मार्क्विस विन ब्लेयर कहता है, काउंट कैनियन सचमुच एक विचित्र व्यक्ति है। पहले उसने अपनी बेटी को लैंकेस्टर के हाथों बेच दिया, सिर्फ ड्यूक से संबंध बनाने की लालसा में, और अब अपने परिवार की स्थिति बचाने के लिए उसे सम्राट को सौंप दिया। ये कहते ही सभी हंसने लगते हैं। आगे ड्यूक बैरिंगटन कहता है, मुझे नहीं पता वह तुच्छ व्यक्ति कोई बड़ा काम कर पाएगा या नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि किसी न किसी रूप में वह हमारे लिए उपयोगी साबित होगा। आगे सीन बदलता है, जहाँ पर कैनियन निवास के अतीत की यादों को दिखाया जाता है। एडले के फादर काउंट कैनियन गुस्सा करते हुए कहता है, तुम कब तक मेरा धन बर्बाद करती रहोगी? यदि बेटी का उपयोग विवाह संबंध बनाने में ना हो तो उसका क्या लाभ? अब जब लीन मर चुकी है, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, फिर भी तुम्हारा यह व्यवहार, याद रखना एडले कैनियन, तुम्हारी शादी सफल होनी चाहिए। अचानक हाँफते हुए जाग उठी एडले मन में कहती है, ओह, तो यह सिर्फ एक सपना था। फिर भी कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या सिर्फ धनवान होना पर्याप्त नहीं था? क्या पिता और कैनियन परिवार को संतुष्ट करने के लिए इतना काफी नहीं था? यदि वह सम्मान चाहता था तो अनाथालयों या नागरिक अस्पतालों को दान दे सकता था। मुझे साम्राज्य के 4 सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से किसी एक में धकेलने के बजाय। लेकिन अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं। काम पर जाने का समय हो गया है। तभी हमें सीन हवेली की सुबह को दिखाया जाता है, जहाँ सूरज की किरणें हवेली को सुनहरे प्रकाश से भर रही होती है। तब एडले मन में कहती हैं, कितनी सुंदर सुबह है, मेरे दिन की शुरुआत करने का समय आ गया है। तभी हमें दिखाया जाता है नौकरानियों का कार्यक्षेत्र, जहाँ पर चारों ओर हलचल और फुसफुसाहट थी। तभी एक हेडमेड की आवाज़ आती है, जो कह रही है, मुझे बहाने नहीं चाहिए, कोई ना कोई उपाय निकालो, समय सीमा पूरी ना होने का परिणाम तुम जानते हो। तभी दूसरी मेड कहती है, जी समझ गई। एडले मन में सोचती है, वे अलग अलग विभागों में काम करते हैं, आखिर किस विषय पर चर्चा कर रहे होंगे? शायद कोई ऐसा काम है जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। तभी सालिया कहती है, एडले तुम्हारा काम पूरा हो गया, चले? एडले कहती है, जी हाँ ज़रूर। आगे चलते चलते रास्ते में एडले को हवेली असामान्य रूप से शांत लगी। अब एडले कहती है, आज हवेली कुछ खाली खाली नहीं लग रही। तब सालिया बताती है, क्योंकि मैडम ब्यूहेन यहाँ नहीं है, लेडी लिनिया बाहर गई है और वे उनकी साथ है। तब एडले कहती है, लेकिन किसी लेडी के बाहर जाने पर उसकी देखभाल करना तो नौकरानी का कर्तव्य है। तब सालिया हंसते हुए कहती है, मैडम ब्यूहेन का काम देखभाल से ज़्यादा लेडी लिनिया को बेकार की चीज़ें खरीदवाना है। तभी सीन लॉन्ड्री रूम में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ सालिया बताती है, तुम्हें यहाँ आए लगभग 2 महीने हो गए हैं, अब समय है कि तुम पूरी संपत्ति को अच्छी तरह जानो। आज कपड़े धोने की चिंता मत करो, जो कपड़े तुम कल नहीं धो पाई हम संभाल लेंगे। तब एडले कहती हैं, लेकिन यह बहुत ज़्यादा काम है, और मैडम ब्यूहेन ने इसके आगे और कुछ कहती। सालिया कहने लगती है, आज वह यहाँ नहीं है, चिंता मत करो। तब लैला बोलती है, आराम से घूमकर आना, कोई जल्दी नहीं है। तब एडले मुस्कुराते हुए उन लोगों को थैंक यू करते हुए जाती है और कहती है, थैंक यू सालिया एंड लैला। तभी हमें हवेली का पिछला भाग दिखाया जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद एडले मन में कहती है, लैला और सालिया दोनों कितनी दयालु है, उन्होंने जानबूझकर मुझे थोड़ा समय दिया ताकि मैं आराम कर सकूं, लेकिन मुझे जल्द लौटकर उनकी मदद करनी चाहिए। तभी अचानक एडले की नज़र एक नौकरानी पर पड़ी, क्योंकि वह मैडम ब्यूहेन के निकट रहने वालों में से थी, लेकिन वह अपने कार्य क्षेत्र में नहीं थी, आराम से बैठी हुई थी, जबकि बाकी सभी काम में व्यस्त थे। आगे एडले मन में सोचती है, अभी कुछ देर पहले यही दूसरी नौकरानी को आदेश दे रही थी, क्या इसने अपना काम दूसरों पर थोप दिया, और वह भी कम उम्र की नौकरानियों पर? अनुचित है। क्या काउंट क्रिसस को इसकी जानकारी है? एडले आगे बढ़ रही थी कि पास के कमरे से धीमी आवाजें सुनाई दी। एक अनजान आदमी कहता है, कमांडर, क्या इससे केवल पीली लोमड़ी को लाभ नहीं होगा? तभी दूसरी आवाज़ जो काउंट की है, वह कहते हैं, लाल चूहा जहर से भरा है, वे पहले से अधिक सतर्क होंगे। एडले का दिल जोर से धड़क उठा और एडले मन में कहती है, ये आवाज़ काउंट की सस, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई मुझे देख ले। वह चुपचाप पीछे हटने लगी। तभी गरजती हुई आवाज़ आती है और कहते हैं,
वहाँ कौन है? मैंने स्पष्ट आदेश दिया था कि किसी को भी अंदर न आने दिया जाए। तुम चूहे की तरह यहाँ चुपके से घुसने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? यह सुनकर एडले जड़ हो गई। तभी कमरे का दरवाजा खुला, एक तेज नज़र सीधे उस पर आकर रुकी। तब उस अजनबी आदमी ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही थी? दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं एंड होती है। आगे क्या होगा यह हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। तब तक स्टे ट्यून।